हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जेटेड साइंस सिलेबस के अनुसार पेपर 1 का आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। आवास और परिवार यानी कि आवास और उसके प्रकार पढ़ेंगे। गृह सज्जा और साफ सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु क्या क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आज डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसी की नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एमसीक्यू, चाहे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर इसके अध्याय के बीच का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा उसको एक वीडियो में लेकर कवर करेंगे। तो आज इसका यानी कि अध्याय 3 का थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज पेपर 1 का, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए साइंस सिलेबस में कॉमन है। तो आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो आपके लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आवास और परिवार। इसमें पढ़ेंगे हम लोग आवास, जानवरों के आवास, पक्षियों के आवास, उसके बाद घर यानी कि मनुष्य का आवास, फिर विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार के आवास, परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, पारिवारिक वृक्ष देखेंगे, फिर पारिवारिक में आनुवंशिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार के कार्य देखेंगे, परिवार में रक्त समूह देखेंगे और अभ्यास के प्रश्न यानी कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न या फिर उसके अध्याय के बीच का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आवास और परिवार, तो सबसे पहले आवास को समझते हैं, है ना। आवास या फिर आश्रय एक ही है। तो आवास किसको कहते हैं कि जिस जगह पर कोई जीव रहते हैं उस जगह को क्या कहेंगे, आश्रय कहेंगे। जैसे कि मनुष्य हो गया, छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े से जानवर, उन सभी का क्या है, एक रहने का स्थान होता है जिसको क्या कहेंगे, आश्रय कहेंगे। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय बना लेते हैं, जैसे कि पक्षी हो गया, है ना, घोंसला बनाते हैं पेड़ों पे, पक्षी हो गया। तो कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते हैं, जैसे कि बंदर, वो इस पेड़ से उस पेड़ में इधर उधर रहता है। तो कुछ जीव अपने से आश्रय बना लेते हैं और कुछ जीव आश्रय नहीं बनाते हैं। कुछ जीव मनुष्य के घरों में रहते हैं और कुछ जीव जंगल में, कुछ पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जीव जमीन पर रहते हैं और कुछ उसके नीचे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न जीव जंतु के रहने का आश्रय है। जहाँ पर वो रहते हैं उसी को क्या कहेंगे, आश्रय कहेंगे। अब एक एक करके देखते हैं कि जानवरों के आश्रय यानी कि वह कहाँ कहाँ रह सकते हैं और कौन सा ऐसा जानवर है जो कहाँ रहते हैं। जैसे कि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी आदि, ये सभी हमारे घर में देखते हैं। जबकि जंगल में रहने वाले जीव शेर, हाथी, हिरण, गेंडा, बाघ, मोर, चिंपांजी आदि। देखिए, ये सभी चीज़ें तो देखने के बाद ही आसान लग रहा है ना कि हाँ ये सभी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। एक बार आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या है इस चैप्टर में, क्या नहीं है, तो ही जो है आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस होके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। उसके बाद पेड़ पे रहने वाले जीव है। पेड़ पे रहने वाले जीव कौन है, जैसे बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी आदि। पानी में रहने वाले जीव मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बत्तख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। मगरमच्छ, है ना, मेढक, कछुआ, ये सभी उभयचर भी होते हैं, यानी कि पानी में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। फिर है जमीन पर रहने वाले जीव, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि। जमीन के अंदर रहने वाले जीव चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू आदि। ये सांप जो है जमीन के अंदर बिल बनाते हैं, चूहा भी। समूह में रहने वाले जीव, है ना, इस समूह में कौन से जीव रहते हैं, तो मधुमक्खी हो जाएगा, चींटी हो जाएगा, ततैया हो जाएगा, दीमक हो जाएगा आदि। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से जीव है जो कि ग्रुप में रहते हैं, तो मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक आदि। उसके बाद उभयचर जंतु आएगा। वे जीव जो पानी और जमीन पर भी रहते हैं उसे उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे अभी बताए ना, सांप, मेढक और ये मगरमच्छ आदि, ये तीनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि जीवों के रहने के आश्रय को विशेष नामों से भी जानते हैं। यानी कि जिस स्थान पर जो जानवर रहते हैं उसको क्षेत्रीय के स्थान पर, है ना, कि उस क्षेत्र में कौन से जानवर रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ दिया हुआ है जीव और आश्रय, ये टेबल आप लोग याद रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मनुष्य कहाँ रहते हैं, तो घर में रहते हैं। उसी प्रकार से ये पक्षी कुछ देखिए, पेड़ में रहने वाले हैं, पानी में रहने वाले हैं, मनुष्य के घर में रहने वाले हैं, जंगल में रहने वाले हैं। तो जहाँ पर रहते हैं उस आश्रय को क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, जहाँ रहते हैं उस आश्रय को आश्रय कहेंगे। लेकिन उस आश्रय का भी नाम है, जैसे शेर जो रहते हैं जंगल में रहते हैं सामान्यतः, लेकिन इसको क्या कहेंगे, डेन कहेंगे, जहाँ पर वो, है ना, मैक्सिमम स्थान पर मैक्सिमम समय बिताते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं। तो उस आश्रय को क्या कहेंगे, माद या फिर डेन। कुत्ता, उसको क्या कहेंगे, कुकुरशाला या फिर केनल। बिल्ली, पिंजरा या फिर केज। भेड़ को क्या कहेंगे, पेन या फिर बाड़ा। हाथी जहाँ रहेंगे उसको क्या कहेंगे, जंगल। मुर्गी, दड़बा या फिर कूप, दड़बा, सामान्यतः हम लोग बोलते हैं ना मुर्गी, दड़बा। घोड़ा, अस्तबल। बैल, गाय, साइबान। मुर्गा, मुर्गी, ये बाड़ा या फिर पेन, है ना। चूहा, बिल, पक्षी, घोंसला। फिर है सुअर, कुकुरशाला। खरगोश, बिल, गधा, अस्तबल। अस्तबल किसका एक देखे थे, गधा और घोड़ा का, क्या है, अस्तबल, है ना, घोड़ा का अस्तबल और गधा का भी अस्तबल। इसके अलावा बकरी, बाड़ा, मधुमक्खी, छत्ता, मकड़ी, जाल, सांप, बिल, चींटी, बिल, जेबरा, जंगल, मनुष्य, घर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग विभिन्न जानवरों के आश्रय के विशेष नाम देखें। एक नोट करके है, रजत मछली, यानी कि रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियाँ पानी में रहती है। रजत मछली एक कीड़ा है, ये इम्पोर्टेंट नोट करके रखना है, जो कि अपवाद जो रहता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। रजत मछली नाम से क्या है कि लग रहा है कि यह मछली है, लेकिन वास्तव में यह मछली नहीं, यह क्या है, एक कीड़ा है। कुत्ता, मछली, ऑक्टोपस, विद्युत किरण, व्हेल, समुद्री गाय, तारा मछली आदि समुद्र में पाई जाती है। ये सभी मछली जो है वो समुद्र में पाई जाती है, जबकि रजत मछली एक प्रकार के कीड़ा है जो कि जमीन में पाई जाती है, वो पानी में नहीं पाए जाते हैं, नहीं रहती है वो। ठीक है, उसके बाद विभिन्न जानवरों के आश्रय देख लिए। अब हम लोग पक्षियों के घोंसले यानी कि पक्षियों के आश्रय देखेंगे। तो पक्षी क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। पक्षी अपने घोंसला खुद बनाते हैं और सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं। पक्षी क्या करते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, है ना। उसको चिंता रहती है कि अपने बच्चे को अंडे कहाँ दे, अपने बच्चे को कहाँ सेके, तो इसके लिए भी वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो वे उड़ना शुरू करते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पक्षी जो है आश्रय यानी कि वो इधर उधर पेड़ में भी रह सकते हैं, लेकिन वो अंडा देने के लिए, बच्चे को पालने के लिए क्या करते हैं, वो पक्षी घोंसला देते हैं, बनाते हैं। उसके बाद नाम याद रखना है, कल चीड़ी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाते हैं। यानी कि पूछाएगा ऑप्शन के, कल चीड़ी पक्षी जो है वो कहाँ पर घोंसला बनाते हैं, तो पत्थरों के बीच में बनाते हैं, जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाते हैं। कल चीड़ी, पत्थरों को चीड़ कर, है ना, ऐसे याद रखना। कल चीड़ी पक्षी जो है वह पत्थरों के बीच, पत्थरों को चीड़ कर बनाती है अपना घोंसला। दूसरा है जुलाही चिड़िया, जिसको वीवर बर्ड कहते हैं, का घोंसला किस प्रकार का रहता है, लालटेन की तरह, लालटेन की तरह होता है, जो कि टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है। ये भी है कि जुलाही चिड़िया का घोंसला किस तरह होता है, तो लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटका हुआ होता है, और यह घोंसला जो है नर पक्षी बनाता है। फिर नेक्स्ट है, कठफोड़वा और बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद कर के घोंसला बनाते हैं। एक पक्षी है कठफोड़वा और बसंत गोरी, ये क्या करते हैं, पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। उसके बाद है
दर्जन चिड़िया देखिए नाम से क्या पता चल रहा है कि ये दर्जन का काम करेगी। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिल कर घोंसला बनाती है ना। सिलना, दर्जन का क्या काम होता है, सिलाई करना। तो वो क्या करते हैं, दो पत्तों को आपस में सिल करके क्या करती है, घोंसला बनाती है। कबूतर और गोरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो वह अंडा कहाँ देती है, तो वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। हाँ, फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता चिड़िया झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। मादा शुतुरमुर्ग क्या है, जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। कौन, मादा शुतुरमुर्ग जमीन को खोद करके घोंसला बनाती है और अंडे देती है। उसके अलावा मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के नीचे डालियों पर बनाती है। चील जो है, जहाँ जहाँ मैं टिक कर रही हूँ वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वह याद करना ही आपको। चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले को साल दर साल प्रयोग करती है। मीन्स चील जो है अपने घोंसले में साल दर साल प्रयोग करती है और वह सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इस घोंसला का चौड़ा जो है 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। ठीक है। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसले में कौन, गिद्ध, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगह आदि में बनाते हैं गिद्ध। उसके अलावा जानवर का देख लिए हम लोग, पक्षियों के घोंसले के प्रकार देख लिए। अब घर मनुष्य का आश्रय देखेंगे। जैसे विभिन्न भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जलवायु स्थिति के आधार पर जो है मनुष्य का घर भी अलग अलग रहते हैं। जैसे आश्रय 2 प्रकार के होंगे, या तो वो अस्थाई या फिर अस्थाई, है ना। अस्थाई आवासीय जिसको कहेंगे और एक गैर आवासीय कहेंगे। आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य अस्थायी रूप से रहेंगे, यानी कि वह अस्थायी रूप से रहने वाले घर को, आश्रय को, स्थान को क्या कहेंगे, अस्थायी। जैसे जंगली जीव जंतु का अस्थायी आश्रय है। घर मनुष्य का अस्थायी आश्रय है। अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहते हैं। जैसे कि चिड़ियाघर जीवों के लिए अस्थायी आश्रय है। तंबू मनुष्य का अस्थायी आश्रय है ना। तंबू मनुष्य का अस्थायी आश्रय। अब जो ये अस्थायी और अस्थायी आश्रय है वो किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर करते हैं किसी का, मनुष्य का घर। जैसे जगह का भौगोलिक स्थिति, जगह पहाड़ी है या फिर समतल है या फिर गांव है या शहर है, तो उस भौगोलिक स्थिति पर भी आवास डिपेंड करते हैं। दूसरा है जगह की जलवायु, बारिश ज़्यादा होती है या कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम पड़ती है, तो उसी टाइप का वहाँ पर वैसे आवास की स्थिति होती है ना। वैसे ईंट का है, मक्के का है, पक्के का है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आगे। फिर उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, जो आसपास में चीज़ें मौजूद रहते हैं, पाए जाते हैं, उसी के अनुसार जो है वहाँ पे आश्रय बनाया जाता है। जिन चीज़ों से घर बनाया जा रहा है वह चीज़ें वहाँ उचित मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं, उसके आधार पर भी। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, यानी कि व्यक्ति अमीर है या फिर गरीब है, उसी प्रकार से अपने यानी कि अपने आय के अनुसार भी मनुष्य आवास बनाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से घर पाए जाते हैं, जो क्षेत्र पर डिपेंड है। जैसे हम लोग देखिए व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, जगह की भौगोलिक जलवायु, वहाँ पर चीज़ें जो आसपास में पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मिट्टी के घर। ठीक है, कि मिट्टी के घर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मिट्टी के घर प्रायः गाँवों में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगह पर भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि राजस्थान। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुआ कि मिट्टी के घर सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो राजस्थान में। इन घरों की दीवारें, चूँकि मिट्टी के घरों की दीवारें जो है मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन घरों की छतें झाड़ियों पर छप्पर की बनी होती है।
कुछ घरों के छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग करता है ताकि कीड़े ना लगे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी के छतों पर या फिर दीवारों पर नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है कीड़े ना लगे, है ना, मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों के फर्श को गोबर में लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। तो इस प्रकार मिट्टी के घर की विशेषता है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उस एरिया का क्या स्थिति है, भौगोलिक स्थिति। तो गर्मी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर ये मिट्टी के घर होते हैं, और ये किस टाइप का होता है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। दूसरा प्रकार से देखेंगे बाँस या फिर लकड़ी के घर। तो बाँस और लकड़ी के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में? तो इस प्रकार के घर जो है वो उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। कहाँ पर बनाई जाती है? जहाँ पर बारिश अधिक होती है। अब हम जानेंगे बारिश अधिक कहाँ होती है। ये जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बाँस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। यानी कि जहाँ पर अधिक बारिश हो, जहाँ पर अधिक बारिश होगी तो वहाँ पर क्या होगा, बाढ़ बाढ़ आने की संभावना रहती है। इसीलिए वह जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बाँस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि जो है बाढ़ आने पर घर का कोई नुकसान ना हो और समय रहते जो है वह नुकसान से बचाए जा सके। भारत के असम जैसे राज्य जहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। अब समझ में आया कि बाँस या फिर लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर अधिक बारिश होती है। तो भारत में कहाँ पर अधिक बारिश होती है? असम जैसे राज्य में वहाँ पर अधिक बारिश होती है, तो वहाँ पर बाँस या फिर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अब तीसरा प्रकार से आवास देखेंगे पत्थर या लकड़ी के घर। ठीक है, क्या था? पत्थर या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। पहाड़ी इलाका में क्या है, बारिश भी होती रहती है और बर्फ भी पड़ती है। इन घरों की छत जो है ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई की जाती है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी के घरों में क्या हो रहा था कि उसको गोबर से समय समय पर लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए, लेकिन पत्थर या लकड़ी के घर में क्या होता है, चूने की पुताई होती है ताकि जो है वो कीड़े ना आए। ये घर एक मंजिल भी होते हैं या फिर 2 मंजिले भी होते हैं। अब पहाड़ी इलाकों में जैसे लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते। पहाड़ी इलाके में कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, इस प्रकार। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग फसल, सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं? किस प्रकार से? पत्थर या लकड़ी के घर। तो इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में भी पाए जाते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी में क्या होता है, पत्थर या लकड़ी के घर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। चौथा हम लोग आश्रय के प्रकार देखेंगे ईंट के मकान और या फिर ऊंची इमारतें। इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। जिस प्रकार समतल क्षेत्रों में ईंट के मकान या फिर ऊंची इमारतें, ये एक मंजिले भी होते हैं और बहुमंजिले भी होते हैं। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है ना। समतल क्षेत्र में क्या, ईंट के मकान या फिर ऊंची इमारतें। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट पांचवा आश्रय प्रकार देखेंगे बर्फ का घर, जिसको इग्लू कहेंगे। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, बर्फ का घर जहाँ होती है, बर्फ के घर को क्या कहेंगे, इग्लू कहेंगे। तो बर्फ के घर कहाँ होगा, जहाँ पर बर्फीले क्षेत्र पाया जाएगा, जहाँ पर हमेशा बर्फ ही बर्फ होगा। यह बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है ना। बर्फ के जो टुकड़े हैं, ब्लॉक से है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या करते हैं, उसको जोड़कर बनाया जाता है बर्फ का घर।
यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है। देखिए ये क्या है, किसका आवास होता है, बर्फ का। तो एस्किमो शिकारियों, ये एस्किमो एक प्रजाति है ना, ये शिकार करते हैं, शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। ये क्या होता है, गुंबद के आकार का होगा, क्या है, गुंबद के आकार के होते हैं और इसका दीवार जो है प्रवेश द्वार जो है वो बहुत ही छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके और बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट आवास के प्रकार होगा हाउस बोट। हाउस बोट कहाँ होता है, हाउस बोट यह लकड़ी का घर होता है। सबसे पहले ये हाउस बोट याद रखना है कि क्या होता है, तो यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर के लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है और यह 80 फुट पर लंबे हो जाते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, खत्म बंद कहेंगे। यानी कि यह लकड़ी का घर होता है और यह हमेशा पानी में रहता है। पानी में लकड़ी का जो घर होता है उसमें खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। खूबसूरत नक्काशी कहने का मतलब जो है उसमें पेंटिंग पाए जाते हैं, है ना। और इस नक्काशी को क्या कहेंगे, खत्म बंद कहा जाता है। लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। ये भी वर्ड सब ध्यान में रखना है। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी, कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। ये टूरिस्टों यानी कि पर्यटकों के लिए होते हैं। 7वां प्रकार देखेंगे हम लोग, डोंगा। डोंगा क्या होता है, ये कश्मीर में ही पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट है। देखिए एक है हाउस बोट जिसको नक्काशी पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, खत्म बंद। और एक प्रकार है डोंगा जो कि कश्मीर में ही पाए जाएंगे लेकिन नक्काशी उसमें नहीं होगा, नक्काशी रहित हाउस बोट। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं डोंगा में। 8वां प्रकार देखेंगे, टेंट। यह लोगों का अस्थायी निवास है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है ना, जो कि अस्थायी टेम्पोररी के लिए बनाया जाता है। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल देते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़े के बने होते हैं। पर्वतारोहियों के टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनते हैं ताकि ठंड ना लगे। लद्दाख के चांगपा जनजाति, चांगपा, ये याद रखना है कि लद्दाख में कौन सी जनजाति पाई जाती है, चांगपा जनजाति। एक और हम लोग बर्फ का घर में देखे थे, एस्किमो शिकारी, जो कि जिसका अस्थायी निवास था बर्फ का घर। यहाँ लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे क्या कहेंगे, रेबो कहेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख के चांगपा जनजाति जो है याक के बालों से अपने की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, ठीक है। लास्ट है हवेली, महल या फिर किले। इसका निर्माण कौन करते हैं, राजा, महाराजा, जमींदार या अमीर लोग करवाते हैं, है ना। हवेली, महल या फिर किले ये बहुत बड़े होते हैं। इसमें कई कमरे होते हैं। इनकी छतों में दीवारों या फिर दरारों पर और खंभों पर खूबसूरती नक्काशी पाई जाती है। इन पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। मनुष्य के परिवार में वे सभी लोग रहते हैं जो एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। किसी किसी परिवार में गोद लिए हुए बच्चे भी हो सकते हैं। परिवार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आकार के आधार पर मनुष्य के परिवार 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिवार के बारे में। हम लोग आवास पढ़ चुके हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के आवास जानवरों, पक्षियों और मनुष्य का। तो परिवार जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या है, एकल परिवार और दूसरा क्या है, संयुक्त परिवार। एकल परिवार
जो इस तरह के परिवार में केवल माँ बाप और बच्चे होते हैं, है ना, यह परिवार छोटा होता है, इसको क्या कहेंगे, एकल परिवार। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या फिर नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे क्या कहेंगे, पारिवारिक वृक्ष कहेंगे, है ना, सॉरी दिखा नहीं सके। तो इसको पारिवारिक वृक्ष को एक हम लोग देख लेते हैं, एक टेबल, यानी कि परिवार क्या होता है कि मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चे के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। कैसे परिवार बनाते हैं, एकल परिवार या फिर संयुक्त परिवार। एक बार पारिवारिक वृक्ष को देख लेते हैं। एकल परिवार कौन होते हैं, जिसमें केवल माँ बाप यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा, तो यह एकल परिवार है। दूसरा परिवार संयुक्त परिवार में क्या है, दादा दादी है, दादा दादी के ताऊ ताई है, उनके बच्चे हैं, माँ बाप है, बच्चे हैं, चाचा चाची है, उनके बच्चे हैं, बुआ है, ठीक है, या फिर नाना नानी के घर मामा मामी है, उनके बच्चे हैं, माँ बाप है, बच्चे हैं, मौसी है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार हो गया, ठीक है। परिवार हम लोग दो प्रकार के देखेंगे। परिवार बदलते रहते हैं, अर्थात परिवार के सदस्य की संख्या कम भी होती है, बढ़ भी सकती है। जब कोई परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो या फिर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो संख्या कम हो जाती है। जबकि परिवार में कोई सदस्य आ जाते हैं या फिर बच्चे का जन्म होता है तब संख्या में बढ़ जाती है। एक परिवार के सदस्य के बहुत से गुण होते हैं, जैसे कि नाक, आँख, बाल, आवाज़, हंसी, छींक, उंगलियां, हाव भाव आदि। यानी कि एक परिवार में इसको हम लोग क्या कहेंगे, आनुवांशिकता के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। एक गुण बच्चे में उनके माँ बाप से आते हैं, माँ बाप से बच्चे के गुणों में स्थानांतरण को क्या कहेंगे, आनुवांशिकता कहेंगे, ठीक है। अनुवांशिकता तो थोड़ा सा अनुवांशिकता के बारे में भी जान लेंगे कि अनुवांशिकता का ऑस्ट्रेलिया के ग्रेगन जॉन मेंडल ने, जिनका जन्म 1882 में हुआ था, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ना। अनुवांशिकता का जनक ये इम्पोर्टेंट है कि कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसका जन्म 1882 में ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने क्या प्रयोग किए थे जिसको इसको अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग कर यह पता लगाया था कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। इन्हें मटर के पौधे, है ना, कि किसने प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पे। मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि मटर के पौधे में जो है अलग अलग गुण पाए जाते हैं, है ना, इसीलिए इसके मटर के पौधे का चुनाव किया। तो इस प्रकार से हम लोग अनुवांशिकता के बारे देखें। प्रत्येक परिवार के घर जो है नियम अलग अलग होते हैं। कुछ परिवार दूसरे परिवार के लोगों को अपने से नीचा मानते हैं। कुछ परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के यहाँ पानी तक नहीं पीते हैं, ये ऊंच नीच की भावना होती है। कुछ परिवार में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जो छूट लड़कों को मिलती है वह लड़कियों को नहीं मिलती है। यही क्या है, लैंगिक विभेद, है ना। यानी कि प्रत्येक परिवार की अलग अलग नियम होते हैं उसको घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उच्च नीच की भावना पर और लैंगिक विभेद किसी भी समाज को सफल नहीं बनाते हैं। अगर समाज को विकसित करना है तो ये भावनाएं समाज में नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ही परिवार में लड़का और लड़कियों में भेदभाव होता है, ये सभी नहीं होना चाहिए। इससे लैंगिक विभेद बढ़ती है ना, जिसमें ये समाज का विकास नहीं हो पाएगा। अब है क्या कि परिवार के कार्य, है ना, परिवार के क्या क्या कार्य हैं, या फिर परिवार के रक्त समूह देख लेते हैं पहले कि परिवार में रक्त समूह जो है, जैसे मेरे माता पिता का ए है, बी है, तो मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका रक्त समूह में क्या डिफरेंस है। अनुवांशिकता जो कि पढ़े माता पिता से जो बच्चों में गुण आते हैं उसको क्या कहेंगे, अनुवांशिकता। अब परिवार में रक्त समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मनुष्य में जो है वो 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। क्या क्या, ए बी, ए बी और ओ रक्त समूह। 4 प्रकार के रक्त समूह क्या क्या, ए बी और ओ रक्त समूह। माँ बाप के रक्त समूह के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि यदि माता का ओ और पिता का ओ है तो बच्चे में क्या होने की संभावना है ना, उसमें परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। ये अभी टेबल हम लोग देखेंगे।
तो निम्न तालिका में माँ बाप बच्चे समूह उनके होने वाले बच्चों का रक्त समूह होगा और यह रक्त समूह होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी ये भी बताना है। ठीक है, जैसे ये रक्त समूह हो गया 4 प्रकार के, ओ ए बी ना। तो देखिए यदि माता का ओ है, ठीक है, यदि माता का ओ है और पिता का भी ओ है तो बच्चा क्या होगा, वह 100% ओ ही संभावना होगा। दोनों का ओ है तो 100% बच्चा ओ होगा। जबकि माता का ओ या फिर पिता का ए तो क्या होगा, 50-50% होगा, है ना। ओ ए है तो ओ ए 50-50%, इस प्रकार याद रखना है। यदि माता का ओ और पिता का बी है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। यदि माता का ओ है और पिता का ए तो भी 50-50 होगा। यदि पिता का ओ और माता का ए तो भी 50-50% होगा, यानी कि ओ ए। फिर ओ बी, माता या पिता ओ बी होगा तो भी 50-50% होगा, ओ 50%, बी 50%। यदि ओ और ए बी है ना, ओ और ए बी है तो देखिए ओ और ए बी है तो ओ नहीं आएगा, ए और बी 50-50 होगा। ए देखिए यहाँ पर ए और बी 50-50% है। एक बार टेबल याद कर लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाने में काफी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा ए रहेगा, यदि माता का भी ए और पिता का भी ए तो क्या होगा, ए 66% और ओ 33%, है ना। 1% जो है वो कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, 1%, लेकिन सामान्यतः 66% ए है तो अधिक क्या होगा, ए होगा, और ओ 33%। जबकि ए बी होगा, है ना, ए बी होगा तो ये इनका ब्लड ग्रुप जो है वो चारों होगा, यानी कि 25-25%, ए 25, बी 25, ए बी 25, ओ 25, कौन होगा, ए बी। उसी प्रकार से ए बी के साथ होगा तो इसमें 3 में बटेगा, ए बी और ए बी, ए 33, बी 33, ए बी 30%, 1% जो है वो ओ होने की संभावना होगी। उसके अलावा बी देखिए समान जो रहेगा ए तो उसमें 66 ए बी तो 66% और 33%, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा ए बी है तो यह 3 में बटेगा, ए बी है तो ए 33%, बी 33%, ए बी 33%। तो इस प्रकार से जो है परिवार के रक्त समूह किस प्रकार से होते हैं कि यदि माता का ओ है, पिता का ओ है तो बच्चे में क्या होगा, ओ ए है तो क्या होगा, ओ बी है तो क्या होगा, ओ ए बी है तो क्या होगा, ए बी ए बी, है ना। तो इस प्रकार से आप टेबल को याद करना है। इसके अलावा अब हम लोग लास्ट टॉपिक में चलेंगे कि परिवार के कार्य, परिवार के क्या कार्य है कि परिवार ही बच्चे का क्या होता है, पहला स्कूल होता है ना। पर सबसे पहले बच्चे कहाँ सीखते हैं, वह अपने परिवार से ही सीखते हैं, इसीलिए कहा गया है कि परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। यहीं से बच्चे क्या समाजीकरण का पाठ शुरू होता है, यानी कि पूछा जाएगा कि बच्चे का प्राथमिक स्कूल क्या है या फिर सामाजिक का पाठ कहाँ से शुरू होती है, तो इसका आंसर होगा परिवार। परिवार बच्चे के विकास में मदद करते हैं। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चा का विकास होगा। परिवार के बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से बच्चे अपने संस्कृति को सीखते हैं। परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। भारत में बाल विवाह चूँकि परिवार से संबंधित है तो यह भी याद रखना है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ था और 2007 में लागू हुआ, यानी कि बाल विवाह निरोध अधिनियम उसको रोकने के लिए 2006 में लागू हुआ और 2006 में पारित हुआ था, जबकि 2007 में लागू हुआ था बाल विवाह। तो ये अब बाल विवाह नहीं कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें नोट करके लिखा हुआ है कि भारत में लड़कियों की शादी न्यूनतम कितनी है, 21% है वर्ष, और लड़कों की शादी, है ना, लड़कों की शादी 21 है और लड़कियों की शादी की न्यूनतम वर्ष 18 है।
तो इस प्रकार से हम लोग परिवार और आवास देखें, परिवार के प्रकार भी देखें, आवास के प्रकार भी देखें, है ना। जानवर, मनुष्य, पक्षी, इन सभी का आवास देखें। तो इसी के साथ यह थ्योरी वाला वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि यह वीडियो और जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपके इससे पिछले जो भी टॉपिक मैं पढ़ाई हूँ जेटेड सिलेबस के अनुसार पेपर 1 पेपर 2 के लिए साइंस और पर्यावरण दोनों मतलब क्या कहते हैं, दोनों मिलता जुलता है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन और पेपर 2 के लिए साइंस का दोनों आपको कॉमन पेपर की तरह पढ़ना होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से जो भी MCQ होगा, है ना, अभ्यास के बीच का प्रश्न होगा या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर से कितने भी किस स्टेट में कहाँ से पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप इस थ्योरी को पढ़ के रखिए ताकि जो है आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।